रज़ा महल। एक खातून जो 50 साल की थी, वह किचन में काम कर रही थी। उस खातून के चेहरे पे खुशी साफ झलक रही थी। वह खातून खुद से कहती है, आज कितने दिनों बाद मेरा बेटा आ रहा है। तभी किचन में एक और खातून आती है। वह कहती है, नूर बीबी गाजर का हलवा बन गया। तभी वह पहली खातून जिनका नाम नूर है, वह कहती है, नहीं थोड़ी देर में बन जाएगा। और यह आयशा नूर कहाँ है दुआ? इस सवाल पे वो दूसरी औरत कहती है, अपने रूम में छुपी बैठी है। नूर रज़ा, क्यों, क्या हुआ मेरी बच्ची को? हिबा फातिमा, वह ठीक तो है ना? नूर रज़ा परेशानी से पूछने लगी। हिबा फातिमा, रज़ा, अरे भाभी वो बिल्कुल ठीक है। एहतशाम आ रहा है ना, आज उसके डर से रूम में बैठी है। आप तो जानती है ना वह कितनी डरपोक है, और एहतशाम है ही कितना खतरनाक। जब से उसे पता चला है कि एहतशाम आज आ रहा है, तब से वो अपने रूम से नहीं निकली है। नूर रज़ा, ठीक है, मैं बात करती हूँ आयशा नूर से। इतना कहकर वो चली गई। नूर रज़ा, आयशा नूर रज़ा की अम्मी, एज 50 साल, रज़ा ख़ानदान की बड़ी बहू, और वह एहतशाम को अपने बेटा मानती है, और एहतशाम भी नूर रज़ा की बहुत इज्जत करता है। हिबा फातिमा रज़ा, एज 50 साल, रज़ा ख़ानदान की छोटी बहू, इनकी कोई औलाद नहीं है, फिर भी इन्हें बच्चे की कमी नहीं है, क्योंकि बेटी की कमी आयशा नूर और बेटे की कमी एहतशाम पूरी कर देते हैं। ये है आयशा नूर की चाची। एक्चुअली रज़ा कॉरपोरेशन के 40 और इनके का मालिक एहतशाम है, और एक हादसे की वजह से एहतशाम सिर्फ रज़ा परिवार को ही अपना परिवार मानता है। नूर रज़ा एक लिफ्ट से 4th फ्लोर पे आई और एक रूम के सामने जाकर दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, आयशा बेटा दरवाज़ा खोलो। तभी अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आई, नहीं अम्मी, में नहीं आ रही बाहर। नूर रज़ा, बेटा अगर जो तुम बाहर नहीं आओगी तो वह बहुत गुस्सा करेगा। तुम तो जानती हो ना, अगर उसे डाइनिंग टेबल पे सब लोग नहीं दिखे तो वह और गुस्सा होगा। वह अपने घर अकेले खा सकता है, मगर उसे यहाँ सब मौजूद चाहिए। तो अब जल्दी से नीचे आ जाओ। नूर रज़ा इतना कनकर नीचे चली जाती है। अंदर वह लड़की भी तैयार होने लगती है। करीब 20 मिनट बाद 11 गाड़ियाँ आकर रुकती है। आगे की 5 और पीछे की 5 गाड़ियों में से बूढ़ी गुर्ड्स निकलते हैं। एक गुर्ड बहुत ही अदब से बीच वाली गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, तो उसमें से एक आदमी बाहर आता है। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। गोरा रंग, डार्क ग्रीन आइज, हाइट 6 फुट 3 इंच, MASCUL बॉडी, ब्लैक हेयर, हल्की दाढ़ी। वह शख्स बहुत हैंडसम था। वो शख्स अपने लंबे कदम चलते हुए रज़ा महल में चला जाता है। उसके अंदर जाते से नूर रज़ा उस शख्स को गले लगा लेती है। वह शख्स भी उन्हें गले लगा लेती है। नूर रज़ा उस शख्स से लग होकर कहती है, कैसा है मेरा बेटा? वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, बाकी सब कहाँ है अम्मी? नूर रज़ा, सब हॉल में है तुम्हारा, चलो बेटा। सब लोग हॉल में मौजूद थे, सिर्फ एक के, और वह शख्स है आयशा नूर। जैसे ही नूर रज़ा और वह शख्स हॉल में आते हैं तो वहाँ सोफे पे बैठा एक बुजुर्ग आदमी, जिनकी एज तकरीबन 74 साल थी। वह बुजुर्ग आदमी अपने सोफे पे बैठे 2 आदमी और एक औरत से हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। जैसे ही उन बुजुर्ग आदमी की नज़र सामने से आ रहे उस शख्स को देखकर सिर्फ एक अल्फाज कहते हैं, एहतशाम। ये है ईशा रज़ा, आयशा नूर के दादा हुजूर, एज 74 साल। आयशा नूर और एहतशाम इनके बहुत लाडले हैं। वो एहतशाम था। एहतशाम 1 साल के लिए अपनी एक बिजनेस ट्रिप पे गया था। ईशा रज़ा अपनी लाठी के सहारे चलते हुए एहतशाम के पास जाते हैं और कहते हैं, कैसे हो तुम बेटा, कितना मिस किया है तुम्हें। एहतशाम, मैंने भी आपको बहुत दादू। इतना कहकर एहतशाम ईशा रज़ा को गले लगा लेता है। एहतशाम उनसे अलग होकर हिबा फातिमा रज़ा के पास जाकर उन्हें गले लगकर कहता है, कैसी है चाची आप? हिबा फातिमा रज़ा मुस्कुराते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो बेटा? एहतशाम उनसे अलग होकर मुस्कुराते हुए, मुझे कभी कुछ हो सकता है क्या? हिबा फातिमा रज़ा, नहीं, बिल्कुल तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। उनकी इस बात पे एहतशाम मुस्कुराते हुए वहाँ खड़े 2 शख्स को गले लगा लेता है। उन 2 शख्स में से एक आयशा नूर रज़ा के अब्बू मोहम्मद अली रज़ा, एज 52 साल, दिखने में माशाअल्लाह बहुत नूर है उनके चेहरे पे। अख्तर अली रज़ा, एज 52 साल, ये है आयशा नूर के चाचा। इनका और मोहम्मद अली रज़ा का चेहरा काफ़ी हद तक मिलता था, इसलिए भी क्योंकि ये दोनों भाई हैं, इसलिए भी, और ये दोनों ट्विंस भी है। एहतशाम उन दोनों से अलग होकर कहता है, कैसे है आप दोनों? मोहम्मद अली रज़ा, कैसे हो तुम? एहतशाम, मैं जवान हूँ, अब तक बूढ़ा नहीं हुआ आपकी तरह। उसकी यह बात सुनकर मोहम्मद अली रज़ा चिढ़ जाते हैं।
एहतशाम का हर रोज़ का था यह, अगर मोहम्मद अली रज़ा उनसे कोई भी सीधा सवाल करते एहतशाम उन्हें हमेशा उल्टा जवाब ही देता, जिससे वो अक्सर चिढ़ जाते थे। एहतशाम आसपास अपनी नज़र फेरता है तो वह जिसे देखना चाहता था वह शख्स वहाँ पे नहीं था। एहतशाम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। एहतशाम अपनी लाल आंखों से नूर रज़ा को देखते हुए कहता है, अम्मी बटरफ्लाई कहाँ है? एहतशाम आयशा नूर को बटरफ्लाई ही कहता था, इस बारे में सब लोग जानते थे। नूर रज़ा, बेटा लह तैयार हो रही है, तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक आयशा नूर भी आ जाएगी। नूर रज़ा के कहने पे एहतशाम फ्रेश होने के लिए अपने रूम चला जाता है। एहतशाम अक्सर रज़ा महल में आया करता था, इसलिए उसके लिए हमेशा से ही उसका अपना बेडरूम रहता था। आयशा नूर और एहतशाम का रूम 4th फ्लोर पे था। 4th फ्लोर पे सिर्फ आयशा नूर और एहतशाम का ही रूम था। 3rd फ्लोर पे आयशा नूर के अम्मी और अब्बू का रूम। 2nd फ्लोर पे आयशा नूर के चाची और चाचा का रूम। 1st फ्लोर पे आयशा नूर के दादा हुजूर का रूम। एहतशाम 4th फ्लोर पे पहुंचकर सामने बंद दरवाजे को देखते हुए कहता है, बहुत जल्द तुम आयशा नूर रज़ा से आयशा नूर एहतशाम खान बनोगी। इतना कहकर एहतशाम अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एहतशाम फ्रेश होकर अपने रूम से निकला ही था कि उसकी नज़र सामने वाले दरवाजे पर गई। उस रूम से एक लड़की जिसकी एज 19 साल थी, वह दिखने की सी हूर से कम नहीं थी। गोरा रंग, काली आंखें, लंबी पलकें, गुलाबी होठ, हाइट 5 फुट 3 इंच। ये थी आयशा नूर रज़ा। आयशा नूर ने वाइट कलर का अनारकली सूट पहना था, जिस पे ब्लैक कलर की डिज़ाइन थी और सर पे दुपट्टा। चेहरे पे मेकअप नहीं था, सिर्फ आंखों में काजल था। आयशा नूर की काली आंखें एहतशाम की डार्क ग्रीन आइज से मिली। आयशा नूर ने डर की वजह से अपनी नज़रें नीचे कली। एहतशाम की नज़र एक पल के लिए उस पर ठहर गई थी। जैसे ही एहतशाम को आयशा नूर के चूड़ियों की आवाज़ से होश में आता है, आयशा नूर जो अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी, जो कि उसके सर से नीचे उतर गया था। एहतशाम धीरे धीरे आयशा नूर के तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। उसे अपने करीब आता देख आयशा नूर अपने कदम पीछे लेने लगी। अब तक एहतशाम उसके बहुत करीब आ चुका था। आयशा नूर अपने कदम पीछे ले ही रही थी कि दीवार से जा टकराई। एहतशाम भी उसके इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ रखता है। एहतशाम नीचे झुककर आयशा नूर के कान में कहता है, आई रियली मिस यू बटरफ्लाई। इतना कहकर वह उससे दूर हो जाता है। उसे कुछ न बोलता देख एहतशाम को अब गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में उसका की गर्दन पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, कहो बटरफ्लाई, तुमने मुझे मिस किया, कहो। आयशा नूर जो उसकी इस तरह गर्दन पकड़ने की वजह से उसकी गर्दन में दर्द होने लगा था, वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है, आई री रियली एम मिस यू। आयशा नूर के कहने पे एहतशाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और वह प्यार से उससे कहता है, तुम खुद मुझे मिस यू कह देती तो मुझे तुम्हें तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुम ही हो जो मुझसे दूर जाती हो, और अगर मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम ऐसे डरने लगती हो जैसे मैं कोई इंसान नहीं राक्षस हूँ। आयशा नूर अपनी लड़खड़ती आवाज़ में, हमें अब नीचे जाना चाहिए, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके कहने पे एहतशाम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नीचे ले जाता है। नीचे डाइनिंग टेबल पे सब लोग पहले से ही मौजूद थे। एहतशाम और आयशा नूर अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। एहतशाम की बगल में ही आयशा नूर बैठी थी। आयशा नूर एहतशाम को खाना सर्व करने लगती है और फिर खुद भी अपनी प्लेट में अपने लिए खाना निकाल कर खाने लगती है। सब लोग खामोशी से अपना खाना खाने लगते। दरअसल एहतशाम को खाना खाते वक्त बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ ही देर में एहतशाम का खाना हो चुका था। एहतशाम टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करते हुए कहता है, बटरफ्लाई, एक कप ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ मेरे रूम में। इतना कहकर एहतशाम अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एहतशाम अपने रूम में बैठा किसी फाइल को पढ़ रहा था कि तभी कोई उसका दरवाज़ा नॉक करता है। एहतशाम अपनी रोबदार आवाज़ में कहता है, कम इन। उसके कहने पे कोई अंदर आता है। यह आयशा नूर थी, जो कि एहतशाम के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। वह सोफे के पास जाकर कॉफी के मग को वही कॉफी टेबल पे रख कर जाने लगती है कि तभी एहतशाम उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके इस तरह हाथ पकड़ने से आयशा नूर कांपने लगती है। उसे यूं कांपता देख एहतशाम कहता है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा बटरफ्लाई, जो तुम मुझसे इतना डरती रहती हो। आओ बैठो मेरे पास आकर। उसके कहने पे आयशा नूर उसके बगल में बैठ जाती है। थोड़ी देर में एहतशाम की कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है। एहतशाम कॉफ़ी मग को कॉफ़ी टेबल पे रख देता है।
कॉफ़ी टेबल पे रखा बॉक्स लेकर आयशा नूर की तरफ बढ़ा देता है, कहता है, ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ले लो। एहतशाम के कहने पे आयशा नूर वह बॉक्स ले लेती है। वह जब उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें एक डायमंड नेकलेस था, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि उस नेकलेस की कीमत करोड़ों से भी ज्यादा थी। उस नेकलेस में छोटी सी बटरफ्लाई डायमंड से सजी हुई थी। एहतशाम उस नेकलेस को लेकर आयशा नूर को पहनाते हुए कहता है, मेरी बटरफ्लाई के लिए मेरी तरफ से एक बटरफ्लाई नेकलेस पसंद आया बटरफ्लाई। आयशा नूर, जी हाँ बहुत पसंद आया, थैंक यू एहतशाम जी। अब मैं जाऊँ? एहतशाम, हाँ जाओ। उसके हाँ कहने पे आयशा नूर एहतशाम के रूम से निकलकर अपने रूम में चली जाती है। रात का वक्त, सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी नूर रज़ा की नज़र आयशा नूर के गले में पहने उस डायमंड नेकलेस पे गई, जो कि एहतशाम ने उसके लिए लेकर आया था। नूर रज़ा को समझने में वक्त नहीं लगा कि यह नेकलेस एहतशाम ने ही आयशा नूर को दिया होगा, क्योंकि जब भी एहतशाम अपनी बिजनेस ट्रिप पे जाता तो वह अक्सर आयशा नूर के लिए तोहफे लाता था, जिसकी कीमत करोड़ों के ज़्यादा ही होती थी। नूर रज़ा अपने बगल में बैठी हिबा फातिमा रज़ा के कान में कहती है, देखो तो ज़रा हिबा फातिमा महंगे तोहफे दे सकता है ये लड़का, मगर अपने मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता ये लड़का। हिबा फातिमा रज़ा आयशा नूर के नेकलेस को देखते हुए नूर रज़ा को धीरे से कह, नेकलेस देखकर ही पता लगाया जा सकता है भाभी, करोड़ों से ज़्यादा ही होगी इस नेकलेस की कीमत। वैसे हमारी आयशा नूर का ख्याल एहतशाम से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता, हम भी नहीं। नूर रज़ा मुस्कुराते हुए, सच कह रही हो तुम, एहतशाम से ज़्यादा इसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। मैं सोच रही हूँ मैं आज ही एहतशाम से बात करती हूँ इसके, एहतशाम और आयशा नूर के रिश्ते की। नूर रज़ा की बात सुन हिबा फातिमा रज़ा कहती है, मुझे नहीं लगता हमारी आयशा नूर एहतशाम से निकाह के लिए हाँ करेगी। मेरा मतलब है कि आयशा नूर तो एहतशाम से कितना डरती है, वह देखे कितनी कांप रही है, और आप कह रही है कि वह एहतशाम से निकाह करेगी। हिबा फातिमा ने आखिरी दो लाइन आयशा नूर को देखते हुए कहा, जो एहतशाम के बगल में बैठी अपने कांपते हाथों से खाना खा रही थी। रात 10 बजे सब लोग अपने कमरे में सोने चले गए थे। एहतशाम भी अपने रूम में कोई फाइल पढ़ रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक टी शर्ट और वाइट लोअर पहना हुआ था। वह सोफे पे बैठकर कोई फाइल पढ़ रहा था। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है। एहतशाम अपनी ठंडी मगर खतरनाक आवाज़ में कहता है, आ जाए अम्मी। उसकी बात सुन नूर रज़ा अंदर आती है और कहती है, बेटा तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? एहतशाम नूर रज़ा को देखते हुए कहता है, मुझे सब पता होता है अम्मी। नूर रज़ा एहतशाम की बात सुध मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। एहतशाम, यही कि मैं बटरफ्लाई से अपनी मोहब्बत का इजहार कब करूँगा। आयशा नूर एहतशाम के पास सोफे पे बैठते हुए, हाँ मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ, तो बताओ कब कर रहे हो अपनी मोहब्बत का इजहार हम। एहतशाम नूर रज़ा के गोद में सर रखते हुए कहता है, कल डेंजर्स पैलेस जाने से पहले। डेंजर्स पैलेस एहतशाम के पैलेस का नाम है ये, जहाँ एहतशाम रहता है। नूर रज़ा, क्या कल तुम जा रहे हो? एहतशाम, हाँ अम्मी मुझे अब बहुत कुछ करना है। अपने और अपनी अम्मी के साथ हुई हर एक जुल्म का बदला लेने का वक्त आ गया है, और वैसे भी डेंजर्स पैलेस में मेहमान मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेहमानों को इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं है। नूर रज़ा, अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुम कल सचमुच अपनी बटरफ्लाई को अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे? एहतशाम मुस्कुराते हुए, हाँ अम्मी मैं उसे कल ही अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा। नूर रज़ा कुछ सोचते हुए कहते हैं, वैसे बेटा अगर आयशा नूर ने इनकार कर दिया तो मेरा मतलब है कि वह तो तुमसे कितना डरती है। तुम्हारी मौजूदगी में ही तो उसकी रूह कांप जाती है, वह कैसे रहेगी तुम्हारे साथ। एहतशाम, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बटरफ्लाई ने अगर मुझे इनकार किया तो मैं उसी वक्त उससे निकाह कर लूँगा, और इसमें आप सभी घर वालों को इसमें मेरा साथ देना होगा। अब आप जाइए और जाकर सो जाइए, क्या पता कल का दिन मेरे और बटरफ्लाई के बीच सब कुछ बदल जाए। जाइए आप आराम कीजिए। एहतशाम के कहने पे नूर रज़ा अपने रूम में चले जाते हैं। एहतशाम भी बेड पे लेटकर अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हुए वह नींद के आगोश में चला जाता है। तो कैसा होगा आने वाला कल? क्या आयशा नूर इनकार कर देगी एहतशाम को? किस बदले की बात कर रहा था एहतशाम? अगली सुबह एहतशाम मिरर के सामने खड़ा अपनी टाई बांध रहा था। इस वक्त उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था, बालों को जेल से सेट किया हुआ था। वह अपनी टाई बांध रहा था कि तभी दरवाज़ा नॉक होता है।
एहतशाम टाई को निकालकर बेड पे फेंक देता है और दरवाज़ा खोलता है तो सामने आयशा नूर खड़ी थी। उसके हाथ में टर थी जिसमें नाश्ता था। आयशा नूर ने ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना था, सर पे काला दुपट्टा, आंखों में काजल और हाथ में काली चूड़ियां थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आयशा नूर डरते हुए कहती है, वो अम्मी ने आपके लिए नाश्ता भेजा है। एहतशाम आयशा नूर को इस तरह डरता देख चिढ़ते हुए कहता है, क्या मसला है तुम्हारा बटरफ्लाई, तुम तो मुझसे इस तरह डरती हो कि मैं कोई इंसान नहीं जिन हूँ। इतना कहकर एहतशाम आयशा नूर के हाथ से टर लेकर कॉफ़ी टेबल पे रख देता है और आयशा नूर का हाथ पकड़कर अंदर खींचता है, जो दरवाजे के पास बाहर खड़ी थी। एहतशाम उसे अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद करके आयशा नूर को दरवाजे से लगा देता है और उसके इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ रख देता है। एहतशाम खोड़ा नीचे झुककर उसके कान में बेहद सरगोशी से कहता है, आयशा नूर रज़ा से आयशा नूर एहतशाम खान बनना चाहोगी। इतना कहकर एहतशाम उससे दूर होता है। आयशा नूर को एक झटका लगा था। उसकी बात सुन वो बस आंखें फाड़े एहतशाम को देख रही थी। एहतशाम, क्या हुआ? बटरफ्लाई शॉक्ड क्यों हो? तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आयशा नूर, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। एहतशाम, नहीं करती तो क्या हुआ, हो जाएगी तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत, करोगी ना तुम मुझसे निकाह? आयशा नूर जल्दी से कहती है, नहीं, मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी, मैं एक क्रिमिनल से निकाह नहीं करूंगी, नो नेवर नेवर एवर। एहतशाम, तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी से या फिर मेरी ज़बरदस्ती से, मगर निकाह तो तुम्हें करना होगा, आज और वह भी इस वक्त। इतना कहकर एहतशाम आयशा नूर का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए नीचे लेकर जाता है। आयशा नूर उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन एहतशाम की पकड़ बहुत मजबूत थी। एहतशाम आयशा नूर को खींचते हुए अब तक बाहर ला चुका था। एहतशाम आयशा नूर को अपनी गाड़ी की पैसेंजर सीट में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। आयशा नूर, क्यों बैठाया है आपने मुझे अपनी गाड़ी में, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? एहतशाम गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, तुम्हें आयशा नूर रज़ा से आयशा नूर एहतशाम खान बनाने के लिए मस्जिद लेकर जा रहा हूँ। आयशा नूर, मुझे आपसे निकाह नहीं करना। एहतशाम गाड़ी चलाते हुए, लेकिन मुझे तुमसे निकाह करना है बटरफ्लाई। आयशा नूर, गाड़ी यही रोकिए, मुझे नहीं करना आपसे निकाह। एहतशाम अपनी कमर में से गन निकाल कर कहता है, अब अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो। इतना कहकर उसने गन की तरफ इशारा किया। आयशा नूर चुप हो जाती है और कार में शांति छा चुकी थी। कुछ ही देर में कार मस्जिद के बाहर आकर रुकती है। एहतशाम गन लेकर ड्राइविंग सीट से उतरकर पैसेंजर सीट की तरफ जाकर दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर आयशा नूर उसका हाथ नहीं थामती। ये देख एहतशाम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। एहतशाम आयशा नूर का बाजू पकड़कर बाहर खींचता है। मस्जिद के पास पहुंचकर एहतशाम अपने और आयशा नूर के जूते उतारकर आयशा नूर का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। मस्जिद के अंदर नूर रज़ा, हिबा फातिमा रज़ा, मोहम्मद अली रज़ा, अख्तर अली रज़ा और ईशा रज़ा, गाजी साहब, सभी लोग वहां पे मौजूद थे। एहतशाम आयशा नूर को उन लोगों के पास ले जाता है। आयशा नूर रोते हुए, अम्मी अम्मी प्लीज़ इन्हें रोकिए ना अम्मी, मुझे इनसे निकाह नहीं करना। एहतशाम आयशा नूर के आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम्हारी अम्मी ने ही निकाह की सारी तैयारी करवाई है। एहतशाम की बात सुन आयशा नूर रज़ा की तरफ देखती है, फिर अपने अब्बू की तरफ देखते हुए कहती है, अब्बू आप तो इन्हें रोकिए ना अब्बू प्लीज़, अब्बू प्लीज़। मोहम्मद अली रज़ा कुछ कहते उससे पहले ही एहतशाम काजी साहब से कहता है, आप निकाह पढ़ाइए काजी साहब। आयशा नूर रोते हुए, नहीं एहतशाम जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे नहीं करना आपसे निकाह प्लीज़। एहतशाम चिल्लाते हुए, चुप एकदम चुप, क्या निकाह नहीं करना की रट लगाई है तुमने? हाँ, अब चुपचाप निकाह करो समझी, वरना आज तुम्हारी वजह से किसी न किसी की जान जाएगी। फिर काजी साहब की तरफ देखते हुए कहता है, आप निकाह पढ़ाना शुरू कीजिए काजी साहब। एहतशाम के कहने पे काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं। काजी साहब, आयशा नूर रज़ा वली मोहम्मद अली रज़ा, क्या आपको एहतशाम खान वली इस्माइल खान से यह निकाह कबूल है? हक महर 500 करोड़ में। आयशा नूर रोते हुए कहती है, कबूल है। काजी साहब, आयशा नूर रज़ा वली मोहम्मद अली रज़ा, क्या आपको एहतशाम खान वली इस्माइल खान से यह निकाह कबूल है? हक महर 500 करोड़ में। आयशा नूर, कबूल है। एहतशाम, आयशा नूर रज़ा वली मोहम्मद अली रज़ा, क्या आपको एहतशाम खान वली इस्माइल खान से यह निकाह कबूल है? हक महर 500 करोड़ में।
आयशा नूर कबूल है। काजी साहब एहतशाम खान वली इस्माइल खान, क्या आपको आयशा नूर रजा वली मोहम्मद अली रजा से यह निकाह कबूल है? हक महर 500 करोड़ में। एहतशाम कबूल है। काजी साहब एहतशाम खान वली इस्माइल खान, क्या आपको आयशा नूर रजा वली मोहम्मद अली रजा से यह निकाह कबूल है? हक महर 500 करोड़ में। एहतशाम कबूल है। काजी साहब एहतशाम खान वली इस्माइल खान, क्या आपको आयशा नूर रजा वली मोहम्मद अली रजा से यह निकाह कबूल है? हक महर 500 करोड़ में। एहतशाम कबूल है। काजी साहब मुबारक, आज से आप दोनों मियाँ बीवी हुए। इतना कहकर काजी साहब एहतशाम की तरफ निकाहनामा बढ़ा देते हैं। एहतशाम निकाहनामे पे साइन करने के बाद आयशा नूर की तरफ निकाहनामा बढ़ा देता है। आयशा नूर निकाहनामा नहीं लेती, वह मुसलसल रोए जा रही थी। एहतशाम आयशा नूर का हाथ पकड़ कर निकाहनामे पे साइन करता है। नूर रजा आयशा नूर को गले लगते हुए, बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। नूर रजा आयशा नूर से अलग होते हुए कहती है, एहतशाम के जैसा कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, एहतशाम जैसी मोहब्बत तुमसे कोई नहीं कर सकता, एहतशाम से ज्यादा अच्छे से कोई भी तुम्हें नहीं रख सकता, एहतशाम से ज्यादा कोई तुम्हें समझ नहीं सकता। ऐसे ही आयशा नूर सभी लोगों से मिल लेती है। सब लोग मस्जिद से बाहर आकर अपनी अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं, सिवाय एहतशाम और आयशा नूर को छोड़कर। आयशा नूर कार के पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाली थी कि तभी एहतशाम आयशा नूर का हाथ पकड़कर उसे कार से टिका देता है और थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में सरगोशी से कहता है, निकाह मुबारक हो आयशा नूर एहतशाम खान। इतना कहकर एहतशाम पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलता है तो आयशा नूर पैसेंजर सीट में बैठ जाती है। एहतशाम भी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। एहतशाम और आयशा नूर रजा महल पहुंच चुके थे। एहतशाम सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आयशा नूर जौहर की नमाज अदा कर रही थी। कुछ ही देर में आयशा नूर की नमाज हो चुकी थी। आयशा नूर जानमज को अपनी जगह पे रखकर कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि एहतशाम उसका हाथ पकड़ लेता है। आयशा नूर उसके सीने से टकरा जाती है। एहतशाम आयशा नूर को उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। एहतशाम के इस तरह करने पे आयशा नूर घबरा जाती है। आयशा नूर लड़खड़ीती हुई आवाज में कहती है कि क्या कर रहे हैं है आप? एहतशाम कुछ नहीं कहता, वो बस आयशा नूर को बिस्तर पर लेटाने के बाद खुद उसके सीने पर अपना सर रखकर लेट जाता है। आयशा नूर, क्या कर रहे हैं आप? ये उठिए मेरे ऊपर से प्लीज। एहतशाम कुछ नहीं कहता, वो बस आंखें बंद किए हुए थे। आयशा नूर उसे कुछ ना बोलता देख दोबारा से कहती है, सुनिए प्लीज उठ। उसने इतना ही कहा था कि एहतशाम ने उसके होठों पर अपना सम्मान रख दिया था। एहतशाम आयशा नूर को जुनूनी चुंबन कर रहा था। एहतशाम को लगा जब आयशा नूर को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो उसे छोड़ देता है। एहतशाम आयशा नूर के कान में सरगोशी से कहता है कि मुझे नींद आ रही है। इस तरह तुम मुझे सुलाओगी, और अगर अब तुमने एक और शब्द भी कहा तो मैं वक्त नहीं लगाऊंगा तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे लिबास को जुदा करने में, समझ? सर थपथपाओ मेरा। इतना कहकर एहतशाम आयशा नूर के सीने पर दोबारा से अपना सर रख लेता है। आयशा नूर एहतशाम का सर थपथपाने लगती है। तकरीबन 3 घंटे बाद एहतशाम की आंख खुलती है। एहतशाम अपना सारा उठाकर देखता है तो आयशा नूर सो रही थी। उसने जब घड़ी में समय देखा तो शाम के 5 बजे थे। ये देख एहतशाम आयशा नूर को उठा देता है, क्योंकि आयशा नूर की असर की नमाज का वक्त हो रहा था। आयशा नूर उठकर बाथरूम चली जाती है और एहतशाम बालकनी में एक फ़ोन कॉल करने चला जाता है। आयशा नूर जैसी ही नमाज पढ़कर फारिग होती है, एहतशाम उसे कहता है कि तैयार हो जाओ, अब हमारे खतरनाक महल के लिए निकलना है। उसकी बात सुन आयशा नूर अबाया पहन लेती है। एहतशाम और आयशा नूर सभी गढ़वालों ऐस मिलकर खतरनाक महल के लिए निकल जाते हैं। तकरीबन 3 घंटे बाद एहतशाम की कार एक काले महल के सामने आकर रुकी है। वो महल सच में बहुत खतरनाक दिख रहा था। आयशा नूर का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था उस महल में जाने का, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। सिवाय एहतशाम के उस महल के साथ मेरे जाने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। एहतशाम आयशा नूर को अंदर लेकर चला जाता है। अंदर काफी सारे लोग साफ सफाई कर रहे थे। उनसे कुछ औरतें या कुछ मर्द थे। जो खवातीन थी उन्हें काले रंग का अबाया पहनना हुआ था, और सारे मर्दों काले रंग का कुर्ता पैजमा पहनना हुआ था। ये सब एहतशाम के मुलाजिम थे। ये महल अंदर से भी काले रंग का ही था। हमारे महल में हर एक चीज की कीमत अरबों के ऊपर की थी। एहतशाम को आता देख सभी मुलाजिम सलाम करते हैं और वापस अपने काम में मुतजा हो जाते हैं।
एहतशाम आयशा नूर का हाथ पकड़कर 5वीं मंजिल पर बने एक आलीशान कमरे में लेकर चला जाता है। वो दोनों जैसे ही रूम में जाते हैं तो वो कमरे में काले और लाल फूलों से सजा हुआ था। एक किंग साइज बेड भी था जिसे काले रंग के फूलों से सजाया गया था। एहतशाम आयशा नूर को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। आयशा नूर एहतशाम की इस हरकत पर पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। एहतशाम आयशा नूर को उठाकर उसे बिस्तर पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आता है। वो अब उसके कॉलरबोन और कंधे पे किस और बाइट करने लगता है। एहतशाम उसके सारे कपड़े फाड़कर अपने कपड़े भी उतार लेता है। वो उसके सीने को चूमने लगा। आयशा नूर के सीने को चूमते हुए उसके अंदर प्रवेश हो जाता है। एहतशाम के अंदर प्रवेश होते ही आयशा नूर की चीख निकल जाती है। एहतशाम को जैसे उसकी चीख सुनाई ही नहीं दी हो, वो बस लगता है अपने काम को हिलाए जा रहा था। एहतशाम के अंदर का हैवान अब जग चुका था। वो बहुत बुरी तरह आयशा नूर के जिस्म को चूमने लगा था। वही आयशा नूर से एहतशाम की वाइल्डनेस बर्दाश्त नहीं हुई और वो बेहोश हो गई। ना जाने सुबह किस पहर एहतशाम ने आयशा नूर को छोड़ा था। अगली सुबह आयशा नूर की आंख खुली तो अपने जिस्म पर बेतहाशा दर्द होने लगा। आयशा नूर ने अपने इर्द गिर्द देखा तो वहां पे कोई नहीं था। उसने जब उठने की कोशिश की तो अपने जिस्म पर कुछ भारी सा महसूस हुआ का इस्तेमाल किया। उसने कंबल के अंदर देखा तो ये एहतशाम ही था जो उसके ऊपर सोया हुआ था। उसने जैसे तैसे एहतशाम को अपने से दूर किया और उठकर बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो जब बाहर आई तो उसने एक काले कपड़े का अनारकली सूट पहन लिया था। उसने जब घड़ी की तरफ अपना रुख मोड़ा तो घड़ी में 9:55 बजे थी। आयशा नूर एहतशाम के पास जाकर उसका गाल थपथपाते हुए कहती है, सुनिए उठ जाए, सुबह हो चुकी है। आयशा नूर के कहने का एहतशाम पे कोई असर नहीं होता। वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है। आयशा नूर उसे दोबारा उठाने ही वाली थी कि एहतशाम का फ़ोन की रींग बजने लगती है। आयशा नूर जब फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखती जिस पर MS सुहान लिखा हुआ आ रहा था, आयशा नूर के चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। कौन है मिस सुहाना जिसका नाम पढ़कर आयशा नूर को जलन हो रही थी? अल्लाह हाफिज। अब आगे। एहतशाम का फ़ोन बार बार बजे जा रहा था। आयशा नूर फ़ोन उठाने की बजाय फ्लैश हो रहे नाम को बस अपनी सियाह गहरी आंख से गुरेझा रह रही थी। बार बार फ़ोन बजने की वजह से एहतशाम इरिटेट होकर अपनी आंख खोलता है। उसकी नज़र आयशा नूर एक पल के लिए ठहर जाती है। वो लग गई इतनी खूबसूरत रही थी, लेकिन अगले पल एहतशाम होश में आते हुए ही कहता है, बटरफ्लाई ये क्या हरकत है, इतनी देर से फ़ोन बज रहा है और तुम हो कि फ़ोन उठाने के बजाय मेरे फ़ोन को घूरे जा रही हो। आयशा नूर को उसकी बात पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो ना जाने कब से उठ रही थी और एक ये जनाब है जो अपने फ़ोन की रिंग की वजह से अपनी आंख खोलते हैं। आयशा नूर कुछ नहीं कहती, वो बस उसका फ़ोन बेड पर पटक कर तौलिया लेकर बालकनी में चली जाती है। एहतशाम उसके एक्शन से हैरान हो जाता है, क्योंकि आयशा नूर का नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो कभी भी गुस्सा नहीं करती थी, वो सबके साथ हंसी मजाक ही करती थी। एहतशाम अभी भी शॉक्ड ही था कि उसका फ़ोन दोबारा बजने लगा। उसने जब फ्लैश हो रहा था नाम को देखा तो उसे वक्त नहीं लगा समझने में कि आयशा नूर उसके फ़ोन को घूर क्यों रही थी। एहतशाम फ़ोन उठाता है। सामने से एक लड़की कहती है, हेलो एहतशाम, मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही थी, तुम मेरा फ़ोन उठा क्यों नहीं रहे थे? एहतशाम, हाँ वो मैं सो रहा था। वो लड़की कहती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते हो? एहतशाम, कुछ नहीं, बस कल रात घर देर आया था इसलिए सो रहा था। वो लड़की आगे कहती है, वो असल में क्या है कि मुझे तुम्हारे असिस्टेंट ने बताया कि तुम आ गए हो इसलिए सोचा तुमसे बात कर लूँ। एहतशाम, कर ली है तुमने मुझसे बात, अब बाय। इतना कहकर एहतशाम फ़ोन काट कर देता है, जबकि वो औरत कुछ कहना चाहती थी। एहतशाम बालकनी में जाकर आयशा नूर को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। आयशा नूर उससे अलग होकर कमरे में चली जाती है। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों का जुड़ा बांधने लगती है। एहतशाम अंदर आता है तो उसे कहता है कि खुले बालों में भी तुम हसीन ही लगती हो। एहतशाम के कहने के बाद भी वो अपने बालों का जुड़ा बांधकर कमरे से बाहर जाने लगती है तो एहतशाम उसका हाथ पकड़कर उसे अपना करीब खींच लेता है। वो नाजुक सा फूल उसके चौड़े सीने से जा टकराए। एहतशाम उसे दरवाजे से लगाकर उसके होंठ पे अपना होंठ रख देता है। वो उसे पूरी शिद्दत के साथ चूम रहा है। आयशा नूर उसे अपने से दूर करने की नाकाम सी कोशिश करने लगती है। जब लगता है कि एहतशाम का उसे नहीं छोड़ेगा तो वो अपनी नाकाम सी कोशिश करनी बंद कर देती है।
एहतशाम तकरीबन 10-15 मिनट के बाद उसे छोड़ता है। वो उसके सर से अपने सर को जोड़कर गहरी सांस लेने लगता है। जैसे ही उन दोनों की सांसें नॉर्मल होती हैं, एहतशाम उसे कहता है कि कुछ ज़्यादा ही जलन हो रही है तुम्हें। हम क्या बात है, कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? आयशा नूर, मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मुझे एक क्रिमिनल से मोहब्बत होगी। एहतशाम, क्या बात है बटरफ्लाई, हमारे निकाह के बाद से तुम्हारा डर तो जैसा ख़त्म ही हो गया हो। अच्छी बात है कि तुम्हें मुझसे अब डर नहीं लगता, और अगर लगता भी है तो ये डर तुम्हें क़यामत तक जिंदा रख सकता है। मुझसे ज़्यादा बुरे तो जिन या शैतान भी नहीं हो सकता। एहतशाम के इस बात पर आयशा नूर काम जाती है, क्योंकि एहतशाम ने आयशा नूर के सामने बहुत से खून किए थे। एहतशाम माफिया की दुनिया का राजा ही नहीं, एक क्रिमिनल भी था। शैतान का दूसरा नाम एहतशाम खान था। एहतशाम को किसी पे भी आज तक तरस नहीं आया। अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए एहतशाम ने बहुत से मासूम लोगों की जान भी ली, और ये बात आयशा नूर भी बहुत अच्छे से जानती थी। वो ये भी जानती थी अगर एहतशाम को आयशा नूर को जान से मरना पड़ा तो वो उसे भी मार सकता है, बगैर कोई हिचकिचाहट के। लेकिन सच ये भी था कि एहतशाम अपनी बटरफ्लाई से बहुत मोहब्बत करता है। एहतशाम उसे कुछ ना कहते देख कहा जाता है कि जाओ हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ, आज हम दोनों साथ में रूम में ही नाश्ता करेंगे। एहतशाम के कहने पर आयशा नूर नाश्ता लेने के लिए चली जाती है, और एहतशाम सोफे पे बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। थोड़ी ही देर में आयशा नूर नाश्ता लेकर आती है। एहतशाम आयशा नूर को अपने दो जोड़े के बीच बैठा लेता है और उसे कहता है, मुझे खिलाओ। एहतशाम के कहने पर आयशा नूर उसे खिलाती है और खुद भी खाने लगती है। नाश्ता करने के बाद एहतशाम आयशा नूर से कहता है, मेरी टाई बंद दो। उसके कहने पे आयशा नूर उसकी टाई लेकर उसकी तरफ बढ़ती है तो एहतशाम उसे कमर से पकड़कर अपने और करीब खींच लेता है। एहतशाम की इस एक्शन से आयशा नूर बस आंखें फाड़े एहतशाम को देखती है। एहतशाम उसे शरारत भरे लहजे में कहती है, क्या बात है, मैं क्या इतना हैंडसम हूँ कि तुम मुझे इस तरह देख रही हो बटरफ्लाई? अगर इतना ही पसंद आने लगा हूँ तो तुम कहो तो मैं आज घर पे ही रुक जाता हूँ। और वैसे भी कल रात रोमांस करते वक्त जब मैं तुम्हारे अंदर एंटर हुआ था, तुम तो तभी बेहोश हो गई थी। इस बार अगर मैं तुम्हारे अंदर एंटर होऊंगा तो मज़ा आएगा और तुम्हें इस बार ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। क्या कहती हो? आयशा नूर का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। आयशा नूर उस पे से अपनी निगाहों को हटाकर उसे टाई बांध देती है। एहतशाम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। एहतशाम अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। एहतशाम के ऑफिस का रंग काला ही था। वो अपनी किंग साइज कुर्सी पर बैठा काम कर ही रहा था कि उसके दरवाजे पर नॉक होने की आवाज़ आती है। एहतशाम अपनी रोबदार आवाज़ में कहता है, अंदर आओ। उसकी इजाज़त मिलने पर एक 25 साल का आदमी अंदर आता है। वो एहतशाम का असिस्टेंट हुसैन मुस्तफ़ा था। दिखने में वो भी काफ़ी हैंडम था, मगर एहतशाम के मुकाबले कम, ऊंचाई 6-3 इंच। मुस्तफ़ा अपना सर आला झुकाए अंदर आता है। हुसैन मुस्तफ़ा कहता है, सर मीटिंग रूम तैयार है। एहतशाम खड़े होकर मीटिंग रूम में चला जाता है। एहतशाम जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। उनमें से कुछ ख्वातीन थी जिन्होंने काले रंग का अबाया पहनना हुआ था, और कुछ मर्द थे जिन्होंने काले रंग का कोट पहनना हुआ था। सारी ख्वातीन एक तरफ और सारे मर्द एक तरफ बैठे हुए थे। एहतशाम के अंदर पहुंचते ही सभी लोग खड़े होकर एहतशाम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। एहतशाम कुछ नहीं कहता और मीटिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में एहतशाम की मीटिंग ख़त्म हो जाती है। वो अपने ऑफिस में चला जाता है। ना जाने क्यों उसे अपनी बटरफ्लाई की बहुत याद आ रही थी। वो आयशा नूर को फ़ोन करता है। आयशा नूर अपने कमरे में बैठी उपन्यास पढ़ रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो जब अपने फ़ोन में फ्लैश हो रहा था नाम को देखती है तो तुरंत फ़ोन उठाकर पहले सलाम करती है। एहतशाम उसके सलाम का जवाब देने के बाद अपने ऑफिस आने के लिए कहते हैं। आयशा नूर उठकर क्लोजेट रूम में जाकर अबाया पहन लेती है और ड्राइवर के साथ एहतशाम के ऑफिस के लिए निकल जाती है। आयशा नूर की कार रास्ते पर ही बंद हो जाती है। ड्राइवर बाहर झकार देखता है तो कार का एक टायर पंचर हो चुका है। ड्राइवर आयशा नूर के पास झकार कहता है, मैम टायर पंचर हो गया है, यहीं पे एक गैराज है, मैं अभी कार ठीक करवा लेता हूँ। आयशा नूर, कोई बात नहीं, आप कार ठीक करवा लीजिए, मैं यहीं गार्डन में जा रही हूँ। इतना कहकर आयशा नूर उस बगीचे में चली जाती है। वहाँ पे एक लड़की बैठी रो रही थी, और उस लड़की के हाथ में जहर की बोतल थी। वो लड़की जब नज़र उठाकर देखती है तो एक ख्वातीन थी जिसने काले रंग का अबाया पहनना हुआ था। ये आयशा नूर ही थी।
आयशा नूर उस लड़की के हाथ से जहर की बोतल छीनती हुई कहती है, ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो। वो लड़की कहती है, मुझे मरने दो, तंग आ चुकी हूँ मैं इस जालिम जिंदगी से, मरने दो मुझे जहर की बोतल। आयशा नूर, पहले तुम मरने की वजह बताओ। वो लड़की कहती है, एक लड़की की मरने की वजह उसकी आज़ादी ना मिलना, परिवार का हर एक लड़की हर एक काम में रोक टोक करना, दोस्तों के साथ बाहर ना जाना, जोर जोर से ना हंसना, अपनी पसंद की जगह पे अकेले ना जाना, एक यही तो वजह होती है एक लड़की की सुसाइड करने की। इतनी वजह ठीक है बताने के लिए, हाँ और कुछ बताओ आपको। फिर कुछ देर रुकती है, काश काश में एक लड़का होती, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी, पति कितना अच्छा होता है। एक लड़का होना, ना बाहर जाने में कोई रोके, ना दोस्तों से मिलने से कोई ना कहे, और उन्हें तो आज़ादी भी होती है हर एक चीज़ की। आयशा नूर कहती है, लड़का होना अच्छा नहीं होता, लड़की का क्या है, वो तो ऐसे ही पैदा हो जाता है, लेकिन हम लड़की बादशाहों के घर पर ही पैदा होती है। मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम यहाँ सुसाइड करने के लिए आए हो, लेकिन अल्लाह की नेमत होने के नाते उनकी नेमत को हराम काम करने के लिए जरूर रोक सकती हूँ। तुम्हें पता है, हम लड़कियां ना उन्हें के घर पे पैदा होती है जिनसे हमारा अल्लाह राजी होता है। हम लड़कियों को तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें उनकी नेमत में शामिल किया है। हम जब बेटी होती हैं है कि नेमत होती है, बीवी बांटती है तो इज्जत होती है, और जब हम माँ बनते हैं तो जन्नत होते हैं। तुम ही बताओ मुझे कि क्या हम हमारे खुदा की नेमत होने पर खुश होना चाहते हैं या फिर लड़की होने पर दुखी होना चाहते हैं। माई तो कभी काबर से 2 रकत शुक्राना नमाज अदा करना चाहिए। अल्लाह की ये 4 नेमत है, 1 बेटी, 2 बारिश, 3 बीमार और 4 मेहमान। मेरी ये बात तुम याद रखना कि हम लड़की सिर्फ लड़की ही नहीं, अल्लाह की नेमत भी होती है। कुछ देर रुककर दोबारा कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुमने ये हराम काम करने की सोची है, हाँ लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि तुम अपनी लड़की होने पर कभी भी अफसोस मत करना, क्योंकि तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो, अल्लाह की नेमत बनकर इस दुनिया में नाजिल हुई हो। और अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा या फिर दुखाया है तो तुम्हें सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ टूटे हुए दिलों में ही मिलते हैं। कुछ देर रुककर, तुम्हें देखकर मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारा दिल टूटा है। नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत किया करो, पर्दा किया करो, हमें बगैर पर्दे के घर से बाहर निकालना भी हराम है। और हाँ, कुरान की तिलावत के बाद दुआ मांगना मत भूलना, कुरान की तिलावत के बाद दुआ मांगने से दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। और तहज्जुद भी पढ़ा करो लड़की माई, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम अल्लाह की नेमत हो। बेटी नेमत होती है, बोझ नहीं। आयशा नूर और वो लड़की बैठी बातें कर रही थी, तभी वहां ड्राइवर आता है और कहता है, मैडम कार तैयार है। आयशा नूर उस लड़की से कहती है, कभी भी अपने आप को बोझ मत समझना, तुम अल्लाह की नेमत हो, और अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम एक बोझ हो या फिर लड़की होना एक गुनाह है, तो मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम अपने आप को बोझ समझोगी तो अल्लाह कभी भी तुम्हें अपनी नेमत से नहीं नवाजेगा। खुदा पे यकीन रखो और नमाज अदा किया करो, क्योंकि नमाज में ही वो सुकून है जो इस दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलता। इतना कहकर आयशा नूर चली जाती है। कुछ देर बाद आयशा नूर की कार एहतशाम के ऑफिस आकर रुकती है। आयशा नूर लिफ्ट से एहतशाम के फ्लो पर चली जाती है। वो जैसे ही एहतशाम के ऑफिस के अंदर जाती है, कोई उसे दरवाजे से टीका देता है। ये एहतशाम ही था। एहतशाम आयशा नूर के कानों में शरगोशी भरे आलम में कहता है, कितनी देर कर दी तुमने आने में, बटरफ्लाई कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अपने शौहर को इतनी देर इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है जाने मन। आयशा नूर कुछ कहती है उससे पहले ही एहतशाम उसके होठों पर अपना होंठ रख देता है। एहतशाम उसके होठों को पूरी शिद्दत के साथ चूमे जा रहा था। आयशा नूर भी मदहोश होती जा रही थी। एहतशाम आयशा नूर को अपने निजी कमरे में ले जाकर बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। एहतशाम उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन में किस और बाइट कर रहा था। पूरी कमरे में आयशा नूर की आहें और सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। एहतशाम उसकी गर्दन को छोड़कर उसके कंधे और कॉलरबोन पे किस और बाइट कर रहा था। वो उसके कपड़े को फाड़ देता है और खुद के कपड़े भी उतार देता है। एहतशाम उसके सीने को सारी शिद्दत से चूमने लगता है। एहतशाम उसके सीने पर किस और बाइट करने लगता है। आयशा नूर की सिसकियों की जगह अब चिखने की आवाज़ें निकलने लगी थी। एहतशाम अब बहुत ही ज़्यादा रफ हो रहा था। एहतशाम उसके कान में शरगोशी भरी आवाज़ में कहता है, सॉरी बटरफ्लाई, लेकिन मैं अब अपने आप को नहीं रोक सकता। इतना कहकर एहतशाम उसके अंदर एंटर होता है। आयशा नूर की हालत अब खराब होती जा रही थी। वह उसे अपने से दूर करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। एहतशाम उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसे जो वो कर रहा था वो करने देती है।
एहतशाम दोबारा अपनी बटरफ्लाई के होठों पर अपनी मोहर लगा देता है। एहतशाम को जब लगा कि आयशा नूर को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो एहतशाम को होठों पे बाइट करके उसकी गर्दन को चूमने लगा। एहतशाम दोबारा से उसके अंदर एंटर हो जाता है। वो एहतशाम को डर करने की नाकाम सी कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, अब और नहीं कर पाऊंगी, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। आयशा नूर रोते हुए कहती है, मगर एहतशाम पे उसके कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस उसके जिस्म पर अपनी मोहर लगाए हुए थे। तकरीबन 5 घंटे बाद एहतशाम आयशा नूर को छोड़ता है। एहतशाम अपना सिर ऊपर करके देखता है तो आयशा नूर सो रही थी, उसके चेहरे पे आंसू के निशान थे। एहतशाम उसके गाल को सहलाते हुए कहते हैं, ये तो शुरुआत है बटरफ्लाई, अब तो हर रात हमारे बेडरूम में तुम्हारी आहें, सिसकियां और चीखों की आवाज़ ही आने वाली है जाने मन। इतना कहकर एहतशाम उसके सीने पर अपना सिर रखे अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ ही लम्हों में एहतशाम नींद के आगोश में चला जाता है। 4 घंटे बाद एहतशाम की आंख खुलती है तो वो अपना सर उठाकर देखता है तो आयशा नूर पहले से ही जगह चुकी थी। एहतशाम आयशा नूर की गर्दन पर अपना सर छुपाकर कहता है, टाइम क्या हो रहा है जाने मन। आयशा नूर घड़ी की तरफ देखकर कहती है, रात के 8 बज रहे हैं, अब हमें घर जाना चाहिए। एहतशाम और आयशा नूर दोनों डेंजस पैलेस के लिए निकल जाते हैं। एहतशाम और आयशा नूर डाइनिंग टेबल पर खाने ही बैठे थे कि एक 30 साल की औरत आती है। वो औरत दिखने में खूबसूरत थी लेकिन आयशा नूर के मुकाबले काफ़ी कम खूबसूरत थी। उस औरत ने काले रंग का बुर्का पहना हुआ था। वो औरत डाइनिंग टेबल के पास जाकर कहती है, कैसे हो एहतशाम। एहतशाम हमें आवाज़ का पीछा करते हुए अपनी गर्दन को मोड़ कर देखता है और कहता है, सही वक्त पर आए हो तुम सुहू, आओ बैठो मेरे और बटरफ्लाई के साथ खाना खाओ। ये थी सुहाना सैयद कॉरपोरेशन की मालकिन और एहतशाम की सबसे अच्छी दोस्त। एहतशाम के कहने पर सुहाना एहतशाम की बगल में कुर्सी खींचकर बैठते हुई आयशा नूर से कहती है, हाय आयशा नूर, कैसी हो तुम। आयशा नूर कहती है, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। सुहान, हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुहाना एहतशाम से कहती है, तुम तो मुझे वहाँ जाकर भूल ही गए, कितने कॉल किए मैंने तुम्हें, एक तो तुम्हें कॉल रिसीव नहीं करना होता तो फ़ोन अपने पास रखते ही क्यों हो। एहतशाम, वहाँ पे नेटवर्क इश्यू था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, आई एम सॉरी सुहू। एहतशाम ने सुहू लफ्ज पे जोर देते हुए कहा, आयशा नूर को जलाने के लिए, हो भी वैसा ही रहा था। आयशा नूर का उन दोनों को इस तरह बात करता देख उसका दिल चाहा कि वह सुहाना को जान से मार दे। एहतशाम उसे यूं जलता देख मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आयशा नूर को और जलाने के लिए एहतशाम सुहाना का हाथ पकड़कर कहता है, सच कहूँ तो मैंने वहाँ पे तुम्हें इतना मिस किया कि जिसकी कोई हद नहीं। आई रियली मिस यू सुहू। सुहाना, सच में मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, आई मिस यू टू। आयशा नूर डाइनिंग टेबल से उठ जाती है और अपने रूम में चली जाती है। उसके इस हरकत पे एहतशाम मुस्कुराए बगैर नहीं। आयशा नूर कमरे में पाहुंज बिस्तर पर बैठकर गुस्से में खुद से कहती है, सुहू, बड़ी सुहू की याद आ रही थी, उनको मोहब्बत किसी और से और याद आती किसी और की है इन्हें, वल्लाह माशा अल्लाह कैसा शौहर मिला है मुझे, बहुत याद आ रही थी उन्हें अपनी सुहू की, आज रात तो कमरे में घुसने ही नहीं दूंगी उन्हें। अपनी बीवी के सामने एक पराई औरत से कह रही थी कि मुझे तुम्हारी याद आती है सुहू, ये और इनकी ये सुहू भाड़ में ही जाए अब। और उस सुहाना को भी शर्म नहीं आती, मेरे सामने ही मेरे शौहर को मुझे तुम्हारी याद आती है कह रही थी। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई हूँ कि अपनी उस बेस्ट फ्रेंड को अपने निकाह के बारे में बताएगी ही नहीं। उस चुड़ैल को बुरा तो नहीं लगेगा, प्यार ही इतना करते हैं उससे, सुहू से बेशरम कहीं की चुड़ैल, डायन मेरे शौहर पे हर वक्त डोले डाले घूमती रहती चुड़ैल सुहाना कहीं की। दरअसल एहतशाम ने अब तक किसी को भी अपने निकाह के बारे में नहीं बताया था और एक और बात, सुहाना एहतशाम से मोहब्बत करती है। ये बात आयशा नूर भी जानती थी और एहतशाम भी, लेकिन एहतशाम को हमेशा से ही आयशा नूर से ही मोहब्बत है। आयशा नूर रूम में बथी सुहाना को ना जाने क्या क्या सुना रही थी कि तभी एहतशाम रूम में आता है। इतने गुस्से में देख एहतशाम अनजान बनने का नाटक करते हुए कहते हैं, क्या बात है बटरफ्लाई, तुम काफ़ी गुस्से में लग रही हो, तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, तुम्हारे लिए खाना मंगवा दो। आयशा नूर उस पे भड़कते हुए कहती है, नहीं खाना मुझे खाना, आप जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को खिला दीजिए, बहुत याद आ रही थी ना आपको उस चुड़ैल, डायन और काली बिल्ली। इतना कहकर आयशा नूर कमरे से बाहर चली जाती है। एहतशाम उसे इतने गुस्से में जाता हुआ खुद से ही कहता है, मेरी बटरफ्लाई जलते हुए काफ़ी खूबसूरत लगती है। इतना कहकर एहतशाम शोरूम चला जाता है।
आयशा नूर टेरेस पे झूले पे बैठी थी। उसके चेहरे पे इस वक्त गुस्सा और जलन साफ देखी जा सकती थी। अहद शाम अपने कपड़े चेंज करके निकल गया तो कमरे में उसे कोई नहीं दिखता। ये देख अहद शाम आयशा नूर को ढूंढने जाता है। वो जैसे ही टेरेस पे पहुंचता है तो आयशा नूर झूले पे बैठी थी। अहद शाम उसके पास जाकर झूले पे उसके बगल में बैठ जाता है। अहद शाम के बैठते ही आयशा नूर जाने लगती है तो अहद शाम उसका हाथ पकड़ लेता है। आयशा नूर पीछे देखे बिना ही कहती है, हाथ छोड़िए मेरा। उसके कहने पर भी अहद शाम उसका हाथ नहीं छोड़ता। आयशा नूर अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम सी कोशिश करने लगती है। आयशा नूर को जब लगा कि अहद शाम उसका हाथ नहीं छोड़ेगा तो आयशा नूर उसे चिल्लाते हुए कहती है, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी? मैंने कहा कि मेरा। उसने इतना ही कहा, उसकी आवाज़ उसकी गले में ही अटक गई क्योंकि एहतशाम ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। एहतशाम गुस्से में ही कहता हूँ कि आवाज़ नीचे करके बात किया करो, तुम मुझसे समझी। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगर अगली बार मुझसे तुमने ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा नूर अपने नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, इस दुनिया में आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। शैतान या जिन को भी आपके साथ तुलना करें, आप तो उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। आपसे ज़्यादा बुरा कोई हो ही नहीं सकता। जो इंसान मासूम को भी मार सकता है, उस शख्स अपनी बीवी को जान से मारने में वक्त नहीं लगेगा। शायद मैंने ही कोई बुरा काम किया होगा जिसकी बदौलत आप मेरे मुकद्दर में लिखे गए। मैं ही बेवकूफ़ थी जो एक क्रिमिनल से मोहब्बत करने लगी। आप जैसा इंसान मोहब्बत के काबिल हो ही नहीं सकते। कुछ देर रुककर दोबारा से कहती है, काश मैं आपसे निकाह करने से पहले ही मर गई होती तो और अच्छा होता। आयशा नूर की ये बात सुन अहद शाम उसे छोड़ देता है। आयशा नूर वहां से चली जाती है। अहद शाम बस उसे जाता हुआ देखता है। अहद शाम जब कमरे में आता है तो बिस्तर की एक तरफ आयशा नूर तो रही थी और बिस्तर के बीचों बीच तकिए की दीवार बनी हुई थी। ये देख अहद शाम को बहुत गुस्सा आता है। उसके गर्दन में अपना होंठ रख देता है। आयशा नूर अपनी आंखें खोलकर एहतशाम को अपने से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन एहतशाम उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख आयशा नूर को बहुत गुस्सा आता है। वो एहतशाम से कहती है, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। आप मुझे मेरे करीब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, छोड़िए मुझे। एहतशाम उसकी आंखों पे देखते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी बटरफ्लाई, मैंने तुम्हें तकलीफ दी ना। हम प्लीज़ मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ जान, प्लीज़। आयशा नूर, नहीं, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। आपने ना जाने कितने लोगों की जान ली है, मैं आपको कैसे माफ़ कर सकती हूँ? एहतशाम उसे समझते हुए कहता है, जान, मैंने जो किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है। मैं सिर्फ तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। आयशा नूर, लेकिन मैं एक कातिल की हकदार हूँ ही नहीं। एहतशाम, बटरफ्लाई, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम चाहो तो तुम्हारी मर्जी से या फिर मेरी ज़बरदस्ती से, लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे पास ही है। अगर तुमने मुझसे दूर जाने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी वह हालत करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। आयशा नूर, आपसे दूर होने पे अगर आप मेरी जान भी ले लेंगे तो मुझे मौत भी कबूल है, लेकिन आपके साथ रहना मुझे ये कभी भी कबूल नहीं होगा। उसके लिए आप चाहे जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उन मासूम लोगों के खूनी को अपना शौहर कभी भी नहीं कबूल सकती। एहतशाम, तुम्हें मुझे अपना शौहर के रूप में कबूल करना ही होगा क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो, समझी। एक शख्स ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी ब्रांडेड वॉच पहन रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वह शख्स अपना फ़ोन उठाकर बात करने लगता है। कुछ ही देर में वह जब अपना फ़ोन रखकर अपनी टाई को बेड से उठाने वाला होता है कि तभी उसके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। वह शख्स अपनी रोबदार आवाज़ में कम इन कहता है तो एक 25 साल की लड़की उस शख्स के रूम में दाखिल होती है। वह अब अपनी टाई बांध रहा था। वह शख्स उस लड़की को कुछ ना बोलता देख कहता है, कहो अजीला, क्यों आए हो तुम? अजीला, वह नाना हुजूर ने आपको नीचे डाइनिंग टेबल पे नाश्ते के लिए आपको बुला रहे हैं। वो शख्स कहता है, मैंने तुम्हें अपना नाश्ता मेरे रूम में लाने के लिए कहा था अजीला, और तुम मुझे नाना का पैगाम देने के लिए आई हो। वो शख्स अब गुस्से में था। अजीला उसे गुस्से में देख कहती है, मैं आपके लिए नाश्ता लाने ही वाली थी कि तभी मुझे नाना ने रोक दिया और कहा कि मैं आपको नीचे ही बुलाऊं नाश्ते के लिए। वो शख्स कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। फिर वो शख्स कुछ सोचकर दोबारा से कहता है, नहीं तुम रुको, मैं बस अपनी टाई बांध लूँ, फिर हम दोनों ही साथ में चलेंगे, तुम यही रुको। उसके लहने पे अजीला रुक जाती है। वह दोनों जैसे ही नीचे जाते हैं, सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। एक 60 साल का आदमी उस शख्स से कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें अरहान हम सब के साथ नाश्ता करने की, जो तुमने अजीला से कहकर अपना नाश्ता अपने रूम में लाने के लिए कहा था? क्या मैं यह बात जान सकता हूँ?
वो शख्स जिसका नाम अरहान था वह कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नाना, मेरी आज एक मीटिंग थी 9 बजे की, इसलिए मैंने अजीला से कहकर अपने रूम में नाश्ता मंगवाया था, लेकिन अजीला की आदत है मेरी बात ना सुन आपकी बात सुनने की। वह आदमी कहता है, वह तुम्हारी बात ना सुन मेरी बात इसलिए सुनती है क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, और अपनों से बफों की बात सुनना अच्छी बात होती है। अरहान, फिर तो मैं भी अजीला से 10 साल बड़ा हूँ तो यह मेरी बात क्यों नहीं सुनती? आपने ही कहा ना कि अपनों से बड़ों की बात सुनना चाहिए। वह आदमी कहता है, उसने इस वक्त तुम्हारी बात नहीं मानी क्योंकि मैंने उससे कहा था। अरहान, मेरी बात ना मानने के लिए आपने कहा था अजीला को? वह आदमी, नहीं अरहान, मैंने अजीला को तुम्हारा नाश्ता ना लाने और तुम्हें नीचे बुलाने के लिए कहा था। अरहान, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि अपनों से बड़ों की बात मानना चाहिए, तो फिर अजीला ने मेरी बात क्यों नहीं मानी फिर? वह आदमी चिढ़ते हुए अजीला से कहता है, अजीला आइंदा तुम मेरी नहीं इसकी बात मानना वरना तुम्हारा ये फियॉन्से मेरा सर दर्द कर देगा। एक ही बात पे रुक जाता है, ये लड़का कभी किसी की सुनता ही नहीं है। अरहान अजीला को देखते हुए कहता है, सुना तुमने, जब भी मैं तुमसे अपना खाना या फिर अपना नाश्ता अपने रूम में मांगवाऊँ तो तुम ले आना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? अजीला अपना सर हिला देती है और अपने नाश्ता करने लगती है। सब लोग का दोबारा आपस में नाश्ता करने लगते हैं। अरहान नाश्ता करके अपने तुम में चला जाता है। अजीला दो औरतों के साथ मिलकर नाश्ते के बर्तन समेट रही थी कि तभी एक 49 साल की औरत उससे कहती है, बेटा अजीला तुम जाओ जाकर अरहान के लिए कॉफ़ी बना दो, उसे नाश्ते के बाद कॉफ़ी पीने की आदत है तुम्हारे हाथ की, वरना अगर उसे कॉफ़ी नहीं मिली तो फिर कहेगा अपने से बड़ों की बात माननी अच्छी बात है, लेकिन अजीला खान मेरी बात नहीं मानती जबकि मैं उससे 10 साल बड़ा हूँ। उसके कहने पे सब लोग हंसने लगते हैं, अजीला भी। वो अरहान के लिए कॉफ़ी बनाकर उसके रूम के दरवाजे पे नॉक करती है। अंदर से अरहान कम इन कहता है तो वह रूम में चली जाती है। वह जब अंदर जाती है तो अरहान सोफे पे बैठा अपने लैपटॉप पे मीटिंग अटेंड कर रहा था। वह कॉफी मग को टेबल पे रख कर जाने ही वाली थी कि तभी अरहान उसका हाथ पकड़ लेता है। अजीला उसके पास बैठ जाती है। कुछ ही देर में अरहान की मीटिंग हो जाती है। वह टेबल से कॉफी मग को लेकर कॉफी का एक सिप पीकर अजीला का चेहरा गौर से देखता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें नम थी। अरहान, क्या हुआ अजीला? अजीला, मुझे एहतशाम भाई की याद आ रही है अरहान, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अरहान, याद तो मुझे भी आ रही है एहतशाम की। अजीला, मुझे भाई के पास लेकर चले अरहान, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे ले चले एहतशाम भाई के पास। अरहान, ठीक है मैं ले चलता हूँ तुम्हें उसके पास, पहले तुम मुझे कॉफी तो पीने दो और जाओ जाकर अबाया पहन कर आओ, तब तक मैं अपनी कॉफी खत्म करता हूँ। उसके कहने पे अजीला अपने रूम में चली जाती है। अरहान अपनी कॉफी खत्म करने लगता है। वह तेजी से अपनी कॉफी पी रहा था कि तभी उसका दरवाजा पे कोई नॉक करता है। वह कम इन कहता है तो अजीला उसके रूम में आ जाती है। अरहान की मुंह की सारी कॉफी बाहर आ जाती है। वह हैरान भरी नजरों से अजीला को देखते हुए उससे कहता है, तुम इतनी जल्दी अभी गई? अभी अभी तो गई थी। अजीला उसे सोफे से खड़े करता हुए कहती है, अरे अब चले भी, मुझे अपने भाई से मिलना है और आप है कि अभी तक कॉफी ही पी रहे हैं? चले जल्दी उठे ना अरहान। अरहान, अरे यार सब्र नाम की भी कोई चीज होती है, जरा सब्र करो, मुझे मेरी कॉफी तो पीने दो, फिर ले चलता हूँ तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाने के लिए। अजीला, बाद में पी लीजिएगा अपनी कॉफी, अभी उठे जल्दी से। अरहान, बाद में नहीं, अभी पीऊंगा कॉफी, तुम सब्र करो, वरना नहीं ले जाऊंगा तुम्हारे भाई के पास, समझी? अजीला, आप अभी नहीं उठे तो मैं आपको कभी नहीं पिलाऊंगी, अपने हाथ की कॉफी बनवा लिएगा मुलाजिम के पास कॉफी। अरहान अपना कॉफी मग को लिए हुए नीचे कार में बैठा ड्राइव कर रहा था, साथ ही कॉफी के सिप भी ले रहा था। अब उसे अजीला के हाथ की बानी हुई कॉफी ही पसंद आती थी। एक पल भी वह उसके हाथ की कॉफी पिए बगैर रह नहीं पाता था, इसलिए मजबूरन उसे कॉफी का मग लिए हुए ड्राइव करना पड़ रहा था। बेचारा अरहान मैमो। अजीला कार से उतरकर सीधे डेंजरस पैलेस में चली जाती है। अरहान भी अजीला के पीछे डेंजरस पैलेस में चला जाता है। अजीला जैसे ही अंदर जाती है तो सोफे पे बैठे एहतशाम को पुकारती है, जो सोफे पे बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एहतशाम अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। अजीला एहतशाम के सीने से लग जाती है। एहतशाम भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एहतशाम उससे अलग होकर कहता है, कैसी है मेरी प्यारी बहन?
अजीला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, और आप कैसे हैं? और यह आयशा भाभी कहाँ है? मैं यहाँ सिर्फ उनसे मिलने आई हूँ। एहतशाम नाराजगी भरे लहजे में कहता है, सिर्फ अपनी भाभी से मिलने आई हो, मुझसे नहीं? अजीला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एहतशाम, और वह क्यों? अजीला, वह इसलिए क्योंकि आपने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया भाई। एहतशाम, सो सॉरी मेरी प्यारी बहन, निकाह बहुत ही जल्दबाजी में हुआ कि मुझे तुम्हें बताने का वक्त ही नहीं मिला। मुझे माफ कर दो अजीला प्लीज। अजीला, ठीक है, मैंने माफ किया आपको, लेकिन मुझे आयशा भाभी से मिलना है। वह कहाँ है भाई? एहतशाम, वह रूम में है, जाओ जाकर मिल लो अपनी भाभी से। और यह अरहान कहाँ है? वह नहीं आया। अजीला कुछ कहती उससे पहले ही अरहान, जो अजीला के पीछे आ रहा था, वह अंदर आकर कहता है, आ गया भाई, आ गया अरहान, मेमोन आ गया। एहतशाम, उल्टे कदम वापस चला जा। एहतशाम की बात सुन अजीला हंसने लगी। वही अरहान मुंह फुलाए एहतशाम को देख रहा था। अरहान, ठीक है, जा रहा हूं मैं। एहतशाम, हाँ, तो निकल, तुझे रोक भी कौन रहा है? चल निकल। अरहान, ऐसा ना कहे भाई, मैं आपका भाई हूँ। एहतशाम, सगा भाई नहीं है तू मेरा। अरहान, पता है मुझे भाई, लेकिन मैं आपका भाई तो हूं ना। एहतशाम, मेरा दिमाग मत खराब कर, समझा? अरहान, आपके पास दिमाग है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। एहतशाम अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगता है, तो अरहान कुछ नहीं कहता, चुपचाप सोफे पे जाकर अपनी कॉफ़ी पीने लगता है, जो उसकी कॉफ़ी अभी भी बची हुई थी। अजीला रूम में आयशा नूर से मिलने चली जाती है और एहतशाम दोबारा से सोफे पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। अजीला जैसे ही रूम में जाती है तो आयशा नूर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों का जूड़ा बांध रही थी। आयशा नूर ने नेवी ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जो कि सिंपल सा था। हाथों में चूड़ियां थी, वो इतने में भी बहुत प्यारी लग रही थी। अजीला आयशा नूर को पुकारती है। आयशा नूर ड्रेसिंग टेबल से आईने में से ही अजीला को देखती है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आयशा नूर, तुम यहाँ पे कब आई? अजीला, बस कुछ ही वक्त हुआ है। आयशा नूर बाद पे से अपना दुपट्टा ओढ़ते हुए कहती है, अच्छी बात है जो तुम आ गई, वरना तुम्हारे इस भाई के जेल में तो मेरा दिल ही नहीं लगता। अजीला, पता है मुझे, वैसे निकाह मुबारक हो आपको। आयशा नूर, शुक्रिया तुम्हारा। वैसे तुम्हारा वह केस का क्या हुआ? अजीला, अभी भी वो आदमी जेल में ही है, डर है कि कहीं उसका वह बाप उसे बाहर ना निकल दे, वरना मैं उस मासूम लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाऊंगी। वैसे आप मासूम बनने की ज़बरदस्त एक्टिंग करती है। आयशा नूर, एक्टिंग मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई को बेवकूफ़ बनाने का बहुत शौक है। अजीला, अजीला, क्या बात है भाभी, आप भाई को बेवकूफ़ बनाती हो और भाई बेवकूफ़ बन जाते हैं। आयशा नूर, ये बात छोड़ो और पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि अब क्या करना है उस हैकर का। अजीला, क्या मतलब क्या करना है? मेरे पास उसके सबूत हैं, मैं कोर्ट में सारे सबूत पेश करूंगी और उसे सजा दिलवाऊंगी। आयशा नूर, तुम सारे सबूत कोर्ट में पेश करोगी और कोर्ट उसे सजा सुनाएगी, बस बात खत्म। अजीला, तो फिर आप ही बताएं मुझे भाभी की करना क्या है? आयशा नूर, मर्डर कर दो उसका। अजीला, भाभी आप ये क्या कह रही है? मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ और मैं किसी का मर्डर करूँगी? ऐसा नहीं हो सकता। आयशा नूर, क्यों नहीं हो सकता, तुम ही बोलो मुझे। अजीला, भाभी मैंने कहा ना आपसे कि मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, और अगर मैं मर्डर करूंगी तो मैं एक क्रिमिनल कहलाऊंगी भाभी, और एक क्रिमिनल लॉयर क्रिमिनल नहीं होता। आयशा नूर, तुमसे ये किसने कहा कि एक क्रिमिनल लॉयर क्रिमिनल नहीं हो सकता? एक डॉक्टर पेशेंट हो सकता है, एक पुलिस वाला गुंडा हो सकता है, एक टीचर स्टूडेंट हो सकता है, साइकोट्रिस्ट साइकोपैथ हो सकता है, तो एक क्रिमिनल लॉयर क्रिमिनल नहीं हो सकता। अजीला, तो क्या आप सच में ये चाहती है कि मैं उस हैकर का कत्ल करूं? आयशा नूर, हाँ, हमारा ये करना ही सही होगा। वैसे भी उस हैकर ने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। अगर हमने उसका कत्ल नहीं किया तो वह हैकर ना जाने कितने मासूमों की जिंदगी को जहन्नुम बना दे। अजीला, लेकिन भाभी यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस हैकर का बाप प्राइम मिनिस्टर है, और अगर उसके बाप को पता चला तो कहीं हमारे लिए मुश्किल ना हो जाए। आयशा नूर कुछ सोच कर कहते हैं, तो फिर दोनों बाप और बेटे को ही मार देते हैं, क्या कहती हो तुम? अजीला, लेकिन भाभी उस पीएम को क्यों मारना है, उसकी क्या गलती है? आयशा नूर, गलती ही तो उस पीएम की है। उस पीएम के कहने पे ही तो उस हैकर ने उस लड़की का आरट पे किया और उसका मोबाइल हैक करके उसकी जिंदगी को जहन्नुम की तरह बना दिया। मैं उन दोनों को ही जान से मार दूंगी, उन दोनों की वजह से ना जाने कितने परिवार बर्बाद हुए हैं। अजीला, ठीक कह रही हो आप, लेकिन प्लान क्या है? कुछ सोचा है आपने?
आयशा नूर, प्लान भी रेडी है मेरे पास, लेकिन उससे पहले हमें नीचे जाना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे भाई हमें बुलाने के लाइट यहाँ आ गए और हमारी यह सारी बातें सुन ली तो हमारा प्लान बर्बाद ना हो जाए। अजीला, फिक्र ना करें भाभी, आप अगर भाई को इस बारे में पता चला तो वह आपकी मदद ज़रूर करेंगे, क्यों ना हम भाई से ही मदद मांग ले। आयशा नूर, नो, नेवर नेवर एवर, ये काम हमारा है, तुम्हारे भाई का नहीं, तो हमें ही करना है। इतना कहकर आयशा अपने रूम से निकल जाती है, अजिला भी उसके पीछे चली जाती। अजिला और आयशा दोनों ही नीचे चले जाते हैं। आयशा जैसे ही नीचे जाती है, अरहान जो आयशा को देख हैरान हो जाता है। आयशा और अजिला दोनों ही अब तक एहताशाम और अरहान के पास आ चुके थे। आयशा अरहान को सलाम करती है, लेकिन उसे सलाम का जवाब नहीं मिलता। ये देख वह घोर से अरहान का चेहरा देखने लगती है। वह अजीला से कहती है, यह अरहान भाई मुझे इतनी हैरान भरी नज़रों से क्यों देख रहे हैं? अजीला, आपको यहाँ देख हैरान है इसलिए। आयशा, मुझे यहाँ देख हैरान है, लेकिन क्यों? अजीला उसे समझाते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ आती नहीं और ऐसे यहाँ पे है, तो उन्हें हैरानी हो रही है। आयशा, इसमें हैरानी वाली क्या बात है, अब तो मुझे सारी जिंदगी यही रहना है। अजीला, वह दरअसल मैंने इन्हें यह नहीं बताया कि आप मेरी भाभी बन चुकी है। आयशा, यह क्या किया, तुम्हें बताना चाहिए था अरहान भाई को मेरे और एहतशाम के निकाह का। तुमने ये ठीक नहीं किया। अजीला, मैं बता रही हूँ तुम्हें, अरहान भाई बहुत नाराज होंगे तुमसे। अजीला बेफिक्र से कहती है, कोई बात नहीं भाभी, मैं मना लूंगी उन्हें। आयशा, वैसे तुम्हें किसने बताया हमारे निकाह के बारे में? अजीला, भाई ने बताया था मुझे कल रात, इसीलिए तो मैं यहाँ आपसे और भाई से मिलने आई। एहतशाम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था अरहान का यूं आयशा को देखना, इसलिए वह चिल्लाकर कहता है, मेरी बीवी को देखना बंद करो अरहान। उसकी आवाज़ सुन उन तीनों की रूह कांप चुकी थी। अरहान होश में आता है और आयशा से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और भाई तुम्हें बीवी क्यों कह रहे हैं? एहतशाम, क्या मतलब है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अरहान, एक मिनट, आप दोनों ने निकाह कर लिया है? एहतशाम, हाँ, हमारा निकाह हो चुका है। अरहान, कब, कहा, कैसे, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। क्यों भाई, ऐसे क्यों किया आपने मेरे साथ? और तुम आयुषु, तुम तो मुझे अपना भाई कहती हो, तुमने भी मुझे नहीं बताया अपने निकाह के बारे में। एहतशाम अजीला से कहता है, अजीला, मैंने कल रात तुम्हें बताया था मेरे और बटरफ्लाई के निकाह का, क्या तुमने अरहान को नहीं बताया? अजीला नाम में सर हिलती है। अरहान, अजीला, तुम जानती हो भाई और आयुषु के निकाह का? अजीला, हाँ मैं जानती हूँ। अरहान, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अजीला, क्यों बताती मैं आपको, मैंने आपको आइसक्रीम लाने के लिए कहा था, आप लेकर आए थे। अरहान ना समझी में कहता है, तुमने मुझे कब कहा था आइसक्रीम लाने के लिए? अजीला, मैंने आपको 2 महीने पहले कहा था, और आप ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए आइसक्रीम लाना भूल गए थे। याद कीजिए। अरहान अपने मुंह पे हाथ रखकर कहता है, अजीला, वह 2 माह पुरानी बात है और उसे इस बात का क्या वास्ता? अजीला, उस दिन आप मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लेकर आए थे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। एहतशाम, तुम उस 2 माह पुरानी बात के लिए अब तक इससे नाराज हो? अजीला, हाँ। अरहान, देखा भाई, देखा आपने इस लड़की की कारस्तानी कितना जुल्म करती है। यह मुझ पे इससे कहे भाई मुझसे माफी मांगे। एहतशाम, अजीला, माफ़ी मांगो अरहान से। अजीला, मुझे माफ़ कर दीजिए अरहान जी। आयशा, अब आप इससे माफ़ी मांगिए भाई। अरहान ना समझी में कहता है, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ इससे? आयशा नूर, वो इसलिए क्योंकि आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड को आइसक्रीम नहीं ला दी थी। अब कोई फजूल बकवास नहीं भाई, माफ़ी मांगे इससे अभी और इसी वक्त। अरहान, आई एम सॉरी अजिला। अजिला, अगली बार जब आइसक्रीम मांगवाओ तो लेकर आइएगा, वरना तो मैं आपसे कभी निकाह नहीं करूंगी। अरहान, जो हुक्म मेरे आका। एहतशाम, अच्छा अब चलो भी तुम लोग बैठ जाओ, या फिर आज सारा दिन तुम तीनों ने छोटे बच्चों की तरह लड़ाई ही करनी है। आयशा नूर, हम तीनों लड़ाई नहीं कर रहे थे, और रही बात छोटे बच्चों की तो हम बच्चे नहीं है। एहतशाम, लेकिन तुम तीनों लड़ाई छोटे बच्चों की तरह ही कर रहे थे। आयशा नूर, तो आप आराम से सोफे पे बैठकर हमारी लड़ाई देखिए बूढ़े अंकल। एहतशाम, ओह हेलो, मैं तुम्हें बुढ़ा अंकल नजर आता हूँ? आयशा नूर, अब मेरा दिमाग खराब तो नहीं है जो मुझे कुछ नहीं दिखता, माशाल्लाह से आप 40 के होने आए हैं, इसलिए आराम से बैठ जाए, वरना बूढ़े तो हो चुके हैं, देखिएगा चलते चलते कहीं गिर ना जाए। ना जाने कौन सा बुरा काम किया था जिसकी बदौलत मुझे बुद्धा मिल गया।
और हाँ, चलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया करें, बुढ़ापे में छड़ी रहेगी तो ठीक से चल पाएंगे। एहतशाम, तुम अपनी जबान को लगाम दो। आयशा नूर, मेरी जबान है घोड़े की धूम नहीं जिसे लगाम दूं। एहतशाम, आयशा नूर, आई नो दिस इज माई नेम। एहतशाम, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। आयशा नूर, तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं, अपना गुस्सा शांत करें। एहतशाम कुछ नहीं कहता, चुपचाप सोफे पे बैठ जाता है। आयशा नूर और अजिला भी सोफे पे बैठ जाते हैं। अरहान अजिला से कहता है, तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ अजिला। अजिला कुछ कहती उससे पहले ही एहतशाम कहता है, छोड़ना यार अरहान, ये लड़कियों तो होती ही ऐसी है। आयशा नूर, ऐसी ऐसी कैसी होती है हम लड़कियां, क्या आप बता सकते हैं मुझे। एहतशाम, चुड़ैल, डायन, झूठी, मक्कार, घमंडी, चमकादरनी और कॉकरोच जैसी होती हो तुम लड़कियां। आयशा नूर, अच्छा, और आप सब लड़के बहुत पिशाच, एनाकोंडा, बागर बिल्ले और गलियों में घूमते उन काले कुत्तों की तरह होते हैं। शक्ल भी देखी है आपने आईने में अपनी, बिल्कुल एक डायन की तरह ही दिखते हैं आप। सच कह रही हूँ, कभी गलती से भी अपनी इस शक्ल को रात में आईने में ना देखिएगा, वरना पता चल अगली सुबह आपकी लाश मिले, और वह भी आईने के पास से। मैं बता रही हूँ, मैं नहीं रोऊंगी आपकी मौत पे, जब मुसीबत दूर हो तो फिर मैं अपने आंसू नहीं बहाऊंगी आपके लिए। एहतशाम, खुदा का खौफ करो, तुम अपने शौहर को मुसीबत कहती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। आयशा नूर, और क्या आपको शर्म नहीं आती अपनी एक लौटी बीवी को चुड़ैल, डायन, झूठी, मक्कार, घमंडी और ना जाने क्या क्या कह रहे थे आप मुझे। एहतशाम, सही तो कहा मैंने, क्या ही गलत कह दिया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो। आयशा नूर, अभी बताती हूँ आपको, रुकिए बस यहीं पे। एहतशाम, हाँ हाँ जाओ करो जो करना है, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे जो डर के भाग जाओगा। आयशा नूर वहां से चली जाती है और जब वह वापस आती है तब उसके हाथ में झाड़ू थी। एहतशाम, अच्छी बात है जो तुम ये लेकर आई, सफाई कर लो घर की। आयशा नूर, सफाई करने के लिए ही तो लाई हूं, लेकिन घर की नहीं, आपकी सफाई करने के लिए। एहतशाम उसकी बात का मतलब समझ पाता उससे पहले ही आयशा नूर एहतशाम को झाड़ू से मारने लगती है। एहतशाम बेचारा उससे बचने के लिए पूरे डेंजरस पैलेस में भाग रहा था और आयशा नूर उसे मार रही थी। माफिया की दुनिया का बेताज बादशाह अपनी छोटी सी बीवी से मार खा रहा था।